हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। हम आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट सोशल साइंस हो जाता है, इसके कुछ लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। सो आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि रोज करते हैं, पहले कुछ टॉपिक्स पर हम बात करते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं और उसके बाद क्वेश्चंस की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। तो उसी तरह से हम आज भी यही करेंगे। पहले हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे, उसके बाद सीरीज की तरफ चलेंगे। तो आज का सबसे पहला पॉइंट हो जाता है इतिहास जानने के पुरातात्विक साधन, यानी हम इतिहास के बारे में किस तरह से जान सकते हैं। तो इतिहास के बारे में देखिए, हर वो चीज जो हमें अतीत के बारे में बताती है वो क्या हो जाती है, वो इतिहास के बारे में हमें जानकारी देती है। अब इतिहास के बारे में हमें डीपली किस तरह से पता चलता है, लिखित साक्ष्य हमें कैसे प्राप्त होते हैं, यानी कोई भी चीज छोटी से छोटी चीज है तो उसको क्या होता है, बड़ी ही बारीकी से उसको पहले तो क्या होता है कि उसकी खुदाई होती है, उसमें जो अवशेष प्राप्त होते हैं उनका लिखित रूप में उनका दस्तावेज दिया जाता है, यानी हर एक चीज को लिखित में बताया जाता है कि ये चीज हमें प्राप्त हुई है इस दिन में, इस हर एक चीज मतलब टाइम डेट हर एक चीज प्राप्त होती है ना। तो यही तो ऐतिहासिक स्रोत जानने के स्रोत हो जाते हैं ना। तो यहाँ पे क्या है, इतिहास जानने के पुरातात्विक साधन क्या हो जाते हैं, तो भाई अभिलेख हो जाते हैं, मुहरियां हो जाती हैं और भी बहुत सी चीजें हो जाती हैं जिनसे हम इतिहास के बारे में पता कर पाते हैं। अब जैसे जब साक्ष्य हमें प्राप्त हुए तो उसमें क्या प्राप्त हुआ, जैसे अनाज प्राप्त हुआ तो पता चल गया कि हाँ, जो हमारे पहले के लोग हैं वो अनाज में क्या क्या चीजें यूज करते हैं, उनके स्नानागार देखे, उनके अन्नागार देखे। ऐसा तो है नहीं, हम लोगों ने खुद से चल के उनको देखा, हमको लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए, हमने उनके चित्रों को देखा, यानी हमें उसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई। किस देवी की पूजा की जाती थी, किस देवता की पूजा की जाती थी, है ना, किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करते थे, यानी हर एक चीज हमें लिखित में प्राप्त है। तो यही क्या हो जाते हैं, प्राकृतिक यानी पुरातात्विक साधन हो जाते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हुए चलेंगे क्योंकि ये लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस हैं, तो इसमें आपको हर एक चीज डिटेल में प्रोवाइड होगी जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि लघु उत्तरीय में भी आपके काम आएगा, प्लस बहुविकल्पी प्लस अति लघु सभी में, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाता है नदियों के किनारे सभ्यताओं के अभ्युदय के कारण। अब भाई नदियों के किनारे क्यों बस्ती बसती है ना, क्यों लोगों ने अपने बसेरा डाला, क्यों? क्योंकि वहां पे उनको इस तरह की चीजें प्रोवाइड हुई, यानी नदियों के किनारे उनको भाई पानी प्राप्त हुआ, है ना, यानी जल प्राप्त हुआ। तो उनको पीने के लिए भाई जल की तो आवश्यकता होती ही है, क्योंकि बिना जल के जीवन कहाँ संभव है। उसके बाद मिट्टी भी प्राप्त हुई जिससे वो लोग घर बना पाए, है ना। और वहाँ पे कृषि करना भी आसान था, क्यों? क्योंकि वहाँ पे पानी भी था, उपजाऊ मिट्टी भी थी। तो इस तरह से नदियों के किनारे जीवन संभव हो सका, बस्तियां बसी और वहाँ पे कृषि योग्य भूमि भी प्राप्त हुई। तो उसमें कृषि करके यानी खेती करके लोगों ने अपना जीवन जिया। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाता है, नदियों के किनारे सभ्यताओं के अभ्युदय के कारण, यानी क्या वजह थी। तो ये वजह तो बहुत ज्यादा, यानी क्या हो जाता है कि ये वजह तो बहुत ज्यादा मायने रखती है कि भाई जीवन जीने के लिए हमें भोजन भी चाहिए, पानी भी चाहिए, घर भी चाहिए, है ना। तो ये सभी चीजें यहाँ पे हमें प्रोवाइड हो रही थी, तो इसलिए यहाँ पे इस तरह से था। उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन। अब हड़प्पा सभ्यता में लोग क्या करते थे, धार्मिक जीवन उनका कैसा था, वो किनकी पूजा करते थे। तो धार्मिक जीवन की अगर बात करें तो यहाँ पे आपका हो जाता है, देखिए धार्मिक जीवन में आपका हो जाता है मातृ देवी की पूजा। ये लोग क्या करते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे, प्लस पशुपति शिव की भी पूजा करते थे और हो जाता है प्रकृति की भी पूजा करते थे। क्योंकि जो साक्ष्य प्राप्त हुए, क्योंकि हम लोग साक्ष्यों के आधार पर जानकारी ले सकते हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि हम लोग वहाँ पे मौजूद थे, हम लोगों को जो दस्तावेज जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनसे ये सिद्ध होता है कि यहाँ पे जो धार्मिक जीवन था उसमें मातृ देवी की पूजा, पशुपति की पूजा, प्राकृतिक की पूजा और आपका हो जाता है जननेंद्रियों की पूजा भी ये लोग करते थे, ठीक है।
पहले भाई आपको हो जाता है बच्चे ने जन्म लिया, ठीक है, तो वो उसका एक हो जाता है। और उसके बाद यानी भाई बाल अवस्था होती है ना, तो बच्चे ने जन्म लिया तो वो अवस्था हो गई। उसके बाद एक ब्रह्मचर्य अवस्था, यही अवस्था होती है, जन्म से 25 साल तक ब्रह्मचर्य अवस्था हो जाती है। उसके बाद गृहस्थ अवस्था हो जाती है, यानी ब्रह्मचर्य अवस्था में ये होता है कि बच्चे ने पढ़ाई की, अपनी स्टडी कंप्लीट की, जिस लाइन की तरफ जाना है उसको चूज किया और उधर गया, क्योंकि उसको व्यवसाय की भी नीड होती है। नीड क्यों नहीं होती है भाई, जीवन जीने के लिए जीविका भी चाहिए होती है। उसके बाद क्या है, जो 25 के बाद की जो अवस्था हो जाती है वो कौन सी हो जाती है, वो गृहस्थ आश्रम हो जाता है, यानी विवाह करने के बाद सुखी जीवन जीना ये हो जाता है। उसके बाद 50 के बाद क्या हो जाता है भाई, वानप्रस्थ। मनुष्य क्या करता है कि वनों की तरफ रुख कर देता है। फिर सन्यास, वो क्या करता है 75 के बाद सन्यास ले लेता है। तो इस तरह से जो जीवन है वो 4 श्रेणियों में विभक्त है, और इन चारों श्रेणियों में हो जाता है ब्रह्मचर्य अवस्था और गृहस्थ अवस्था और वानप्रस्थ अवस्था और सन्यास अवस्था, ठीक है। तो ये सभी के जीवन में होता है, क्योंकि भाई जो जन्म लेता है वो मृत्यु को भी प्राप्त होता है, और जो जन्म लेता है वो बड़ा भी होता है, बूढ़ा भी होता है, बीमार भी होता है, और उसके बाद वो मृत्यु को भी प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। तो यही 4 अवस्थाएं हो जाती हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया कि इतिहास जानने के तात्विक साधन कौन से हो जाते हैं। बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं किया है, डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। और नदियों के किनारे सभ्यताओं के अभ्युदय के कारण क्या कारण थे जो नदियों के किनारे जीवन जिया गया या बस्तियां बसी, ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन क्या था, किनकी पूजा की जाती थी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये पूछा जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे किनकी पूजा करते थे, या ऐसे 3 नाम दे दिए जो नहीं है और उसमें एक है तो उसको टिक करना रहेगा, ठीक है। और आश्रम व्यवस्था तो आप लोग समझ ही गए, 4 इसमें स्टेज होती हैं, और चारों स्टेज के बारे में हम लोगों ने जाना। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, नेक्स्ट क्लास में डिटेल में और भी डिटेल में जानेंगे। सो अगर आप लोगों को क्लासेस अच्छी लगती हैं तो आप लोग लाइक जरूर किया कीजिए, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और न्यू है और अभी विजिट किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि क्या होता है सब्सक्राइब करने से कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाता है, और जब नोटिफिकेशन पहुंचता है तो आप क्लास को ज्वाइन कर पाते हैं, और जब ज्वाइन कर पाते हैं तो आपको बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो चलते हैं सीरीज की तरफ। आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, करते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका हो जाता है, पृथ्वी को हरित ग्रह यानी ग्रीन प्लेनेट क्यों कहते हैं। तो इसमें आपका आंसर हो जाता है, पृथ्वी को ग्रीन प्लेनेट इसलिए कहते हैं क्योंकि पृथ्वी पर ही जीवन पाया जाता है। यदि पृथ्वी पर ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होता तो शायद ही पृथ्वी पर जीवन होता। ग्रीन हाउस प्रभाव या हरित गृह प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें वातावरण के तापमान को अपेक्षाकृत अधिक बनाने में मदद करती हैं। इन ग्रीन हाउस गैसों के कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन आदि शामिल हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये ग्रीन हाउस प्रभाव ये हो जाता है, यानी पृथ्वी को हरित गृह क्यों कहा जाता है, तो आपने इसका आंसर देख लिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है, व्यक्तिगत आय किसे कहते हैं। तो व्यक्तिगत आय वो आय हो जाती है जो वास्तव में देश की जनता द्वारा एक वित्तीय वर्ष में प्राप्त की जाती है। राष्ट्रीय आय संबंधी अवधारणा देश में क्रय शक्ति को मापने की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, भारत की प्राकृतिक वनस्पतियों का वर्णन कीजिए। तो भारत की वनस्पतियां हो जाती हैं, प्राकृतिक यानी वनस्पतियों में वे पौधे सम्मिलित किए जाते हैं जो मानव की प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष सहायता के बगैर उगे हैं, अपने आकार, संरचना तथा अपनी आवश्यकताओं को प्राकृतिक पर्यावरण के अनुसार ढाल लेते हैं। प्राकृतिक वनस्पति पर्यावरण का प्रत्यक्ष सूचक होती है। प्राकृतिक वनस्पतियों का सीधा संबंध धरातलीय संरचना व जलवायु से है। भारत को विविधताओं का देश माना जाता है और प्राकृतिक वनस्पतियों की दृष्टि से भी उपरोक्त कथन सर्वथा उचित है। यहाँ न तो धरातलीय समानता है और न ही जलवायुवीय दशाएं समान हैं, इसलिए प्राकृतिक वनस्पति में भी पर्याप्त विविधता देखी जाती है। भारतीय वनस्पति शीतोष्ण कटिबंधीय तथा उष्ण कटिबंधीय दोनों प्रकार की है।
शीतकटिबंधीय वनस्पति हिमालय की ऊंचाइयों पर मिलती हैं। यह वनस्पति वितरण को प्रभावित करने वाला कारक ऊंचाई है। इस कारण निचले भागों में उष्णकटिबंधीय वनस्पतियों से लेकर उच्च भाग में टुंड्रा जैसी वनस्पतियों तक पाई जाती हैं। देश के अन्य दूसरे भागों में उष्णकटिबंधीय वनस्पति मिलती हैं। इनका वितरण पूर्णतः वर्षा की मात्रा पर निर्भर है। भारत में प्राकृतिक वनस्पतियों को 5 भागों में बांटा गया है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, कटीले वन, पर्वतीय वन हो जाते हैं। उसके बाद है जैवमंडल को समझाएं। तो जैवमंडल भूतल का महाप्राण है। इसके अंतर्गत भूतल के स्थल, जल तथा वायुमंडल में विकसित सरल से जटिल व्यवस्था वाले घटक अर्थात क्षेत्रवार विकसित विविध जीवों मिलकर भौतिक भूगोल के जैविक भूमंडल के स्वरूप का निर्माण करते हैं। इसके अंतर्गत वह संपूर्ण पर्यावरण आता है जिसके अंतर्गत जैविक क्रियाएं सृजित व विकसित होकर विविध प्रकार की प्रगति करती हैं। इसी कारण जैवमंडल के प्रभावित तत्व व तत्व अजैविक होते हुए अध्ययन के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण माने गए हैं। इसी कारण जैवमंडल के अध्ययन में जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल का अध्ययन इसमें महत्वपूर्ण बन जाता है। मोटे तौर पर जैवमंडल के अंतर्गत संपूर्ण वनस्पति जगत, प्राणी जगत, मानव एवं पशु तथा वनस्पति की मध्य की कड़ी जीवाणु, कीटाणु, विषाणु व परपोषी जीव एवं उनका आवास सम्मिलित है। ठीक है, तो इस तरह से आपका हो जाता है। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश शब्दकोश के अनुसार पृथ्वी का वो भाग जिसमें वर्तमान में जीवों का आवास है जैवमंडल कहलाता है। मोका हाउस के भौगोलिक शब्दकोश के अनुसार पृथ्वी की सतह तथा उसके समीप का वायुमंडलीय जिसमें जीवन विद्यमान है जैवमंडल कहलाता है। नगर निगम की संरचना एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। नगर निगम की संरचना, तो नगर निगम सर्वोच्च शहरी स्थानीय व्यवस्था है। नगर नियमों की स्थापना राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित अधिनियम द्वारा होता है और इनका अस्तित्व एवं शक्तियाँ राज्य सरकार पर निर्भर करती हैं। नगर निगम प्रायः 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर में बनता है। नगर निगमों की स्थापना का प्रमुख आधार जनसंख्या, क्षेत्र एवं साधन स्रोतों की उपलब्धता आदि है। नगर निगम में सदस्यों की संख्या 60 से 110 तक होती है। नगर निगम में परिषद, महापौर समितियां एवं निगम आयुक्त मुख्य घटक होते हैं। परिषद नगर निगम की शक्तिशाली संस्था है और परिषद को एक प्रकार की स्थानीय विधानसभा कहा जा सकता है। वह स्वशासन के विषय में जनता की इच्छा प्रकट करती है। परिषद के लिए चुने गए सदस्य पार्षद कहलाते हैं जो वयस्क मताधिकार के आधार पर 5 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित किए जाते हैं और परिषद में निर्वाचित सदस्यों के अतिरिक्त कुछ चयनित सदस्य भी होते हैं जिन्हें एंडरमैन कहा जाता है। नगर निगम के महापौर या मेयर अध्यक्ष कहलाता है। ये पद सम्मानजनक एवं महत्वपूर्ण होता है। महापौर का चुनाव निगम के सदस्यों से होता है और वो नगर का प्रथम नागरिक होता है। महापौर निगम के सभाओं की अध्यक्षता करता है। आयुक्त तथा राज्य सरकार के मध्य संचार के उचित माध्यम का कार्य करता है। महापौर के साथ उप महापौर का भी चुनाव किया जाता है। नगर निगम में परिषद की बैठक महीने में प्राय 1 या 2 बार से अधिक नहीं हो पाते तथा कार्यों की उचित रूप से संपन्न करने के लिए परिषद कुछ समितियों का गठन करती है। समितियां 2 प्रकार की होती हैं, संवैधानिक समितियां एवं गैर संवैधानिक समितियां हो जाती हैं। ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, नगर निगम के कार्य। इसको देख लेते हैं कि नगर निगम के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। तो नगर निगम के 2 कार्य यानी 2 प्रकार के कार्यों को पूरा करता है। कैसे? तो ऐच्छिक एवं अनिवार्य। तो अनिवार्य कार्यों में वे कार्य आते हैं जो कि नगर निगम को जरूर करने पड़ते हैं, जैसे विद्युत प्रबंधन, जल की व्यवस्था, यातायात सेवाओं का प्रबंधन, गंदगी तथा कूड़े कचरे की सफाई, गलियों, शौचालय आदि की सफाई इत्यादि। ऐच्छिक कार्य ऐसे कार्य हैं जो इतने ज़रूरी नहीं किंतु वित्तीय स्रोतों के आधार पर इन्हें किया जाता है, जैसे पार्कों का निर्माण आदि हो जाता है। इस प्रकार नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद तथा नगर निगम तीनों संस्थाएं नगरीय स्थानीय शासन को सफल एवं सुगम बनाते हैं। इतिहास जानने के पुरातात्विक साधनों का वर्णन कीजिए। तो प्राचीन समय के लोगों के बारे में हम उनके द्वारा लिखे गए अभिलेखों तथा उनके द्वारा उपयोग की गई वस्तुओं जैसे औजार, खिलौने, बर्तन आदि से जानकारी प्राप्त करते हैं। जब हम इन वस्तुओं के अवशेषों को ज़मीन से खोदकर उनका अध्ययन करते हैं
अध्ययन के आधार पर हम उस समय के लोगों के बारे में, उनके रहन सहन, काम धंधे आदि के बारे में जानकारी एकत्र करते हैं। भाई हमें जानकारी कैसे प्राप्त हुई कि पहले क्या था, कैसे थे लोग का रहन सहन कैसा था, तो हमें जो साक्ष्य प्राप्त हुए, क्योंकि साक्ष्यों से हम लोगों ने उस चीज़ को जाना कि भाई किस चीज़ की खेती की जाती थी, क्योंकि भाई अनाज जो निकला है ना, किसकी पूजा की जाती थी, जिनकी मूर्तियां निकली, या किन बर्तनों का यूज़ किया जाता था। तो जिस तरह के बर्तन निकले खुदाई से हमें प्राप्त हुए, उनसे हमने पता लगाया कि हाँ ये चीज़ें यूज़ की जाती थी। यही तो है ना, इसे पुरातत्व कहते हैं। खुदाई के समय यह ध्यान रखा जाता है कि खुदाई वहीं की जाए जहां अवशेषों को मिलने की, यानी जहां अवशेषों के मिलने की संभावना होती है। भाई बिल्कुल, क्योंकि वहां पे पहले जांच की जाती है कि यहाँ पे अवशेष मिलने की संभावना है, और उसके बाद वहां पे खुदाई की जाती है। ऐसा नहीं कि पहले खुदाई की जाती है बाद में जाँच की जाती है कि हो सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कोई भी वर्क करने से पहले उसकी जाँच तो करनी होती है, डायग्नोस्टिक करना ही होता है। इसके लिए पुरातत्ववेत्ता बहुत सावधानी से ज़मीन की जाँच परख करते हैं और उन्हीं की देखरेख में खुदाई की जाती है। उसे पुरातात्विक स्थल कहते हैं। पुरातात्विक स्थल किसे कहते हैं, तो जहाँ पे जांच की जाती है और खुदाई के लिए वो उचित माना जाता है ना, कि यहाँ पे खुदाई करेंगे तो हमें अवशेषों की प्राप्ति होगी। पुरातत्ववेत्ता पूरे स्थल के छोटे छोटे खंडों में खुदाई करते हैं। खुदाई से प्राप्त छोटी से छोटी वस्तुओं का लिखित दस्तावेज तैयार किया जाता है। यानी ऐसा नहीं कोई भी चीज़ मौखिक में नहीं होती है, जो भी एक हल्की सी अगर सुई भी है, कहने का मतलब है अगर सुई भी प्राप्त हुई है तो उसका भी लिखित हमें प्रमाण दिया जाता है। लिखित में हमें हर एक चीज़ बताई जाती है ना, उसका लिखित विवरण दिया जाता है। इन अवशेषों के अध्ययन के उपरांत ये किसी ऐतिहासिक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। इन वस्तुओं के आधार पर उस समय के सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक जीवन को समझने में मदद मिलती है। तो बिल्कुल ऐसा लगता है, जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं तो हम लोगों को ऐसा लगता है, एहसास होता है कि हम वहीं पर हैं। लेकिन क्या होता है कि हम लोग वो कल्पना करते हैं कि इस तरह से ऐसा होगा, इतना बड़ा स्नानागार होगा, इतना बड़ा नगार होगा, यहाँ इस तरह से वो लोग रहते होंगे, यही तो है। लेकिन देखा तो नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि पूरे माइंड में एकदम से सेट है वो चीज़ें कि हाँ ऐसा होगा, ऐसा हुआ होगा। और लिखित दस्तावेज प्राप्त हुए, और जब लिखित दस्तावेज नहीं प्राप्त होते थे और उसके बाद में लिखित दस्तावेज प्राप्त, मतलब लिखित में हर एक चीज़ उपलब्ध हुई। ये चीज़ है। नदियों के किनारे सभ्यताओं के अभ्युदय के कारण बताएं। तो नदियों के किनारे सभ्यताओं के अभ्युदय के कारण हैं, नदियों की घाटियों में भूमि उपजाऊ होने के कारण वहाँ मनुष्यों और पशुओं के लिए भोजन तथा चारा पर्याप्त मात्रा में और सुगमता से मिलने लगा। भाई नदियों के किनारे क्यों जीवन संभव, ये कि यहाँ पे हम रहेंगे तो हमें जो हमारे जानवर हैं, पशु हैं, उनको भी खाना मिलेगा, हमको भी खाना मिलेगा, तो वहाँ पे रह लिए। नदियों के किनारे पर कृषि एवं दैनिक उपयोग के लिए पानी और मकान हेतु गीली मिट्टी सुलभ हुई, है ना भाई। पानी यहाँ पे मिलेगा, रहने के लिए, मकान बनाने के लिए हमें मिट्टी मिल गई तो वहाँ पे रहने लगे। नदियों के किनारे मनुष्य को खेती के लिए बिना किसी कठिनाई के सिंचाई के साधन भी उपलब्ध हो गए और नदियों में उसे आवागमन की सुविधाएं भी प्रदान हो गई। नदियों के किनारे की जलवायु में भी मानव को अपनी सभ्यता व संस्कृति के विकास का अवसर प्रदान हुआ। बिल्कुल, नदियों में प्रतिवर्ष बाढ़ आती थी जिससे भूमि का उपजाऊपन यानी उपजाऊपन बढ़ जाता था। नदी घाटी में विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध होने से पहले गांवों और तत्पश्चात नगरों का विकास होने में भी सहायता प्राप्त हुई। इन सभी कारणों के फलस्वरूप ही विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं का विकास नदियों घाटियों में हुआ। नदी घाटी में विकसित होने के कारण इन सभ्यताओं को नदी घाटी की सभ्यताएं कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन की 4 प्रमुख विशेषताएं बताएं। तो हड़प्पा सभ्यता की 4 प्रमुख धार्मिक विशेषताएं कौन कौन सी हो जाती हैं, इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाता है सिंधु वासियों के धार्मिक जीवन के विषय में हम उनकी मोहर, मूर्तियों तथा बर्तनों पर बने चित्रों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं निम्न प्रकार से। माता देवी की पूजा। सिंधुवासी माता देवी की पूजा करते थे। माता देवी की सैकड़ों की संख्या में मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हैं। विद्वानों का मत है कि सिंधुवासियों की यह माता देवी आगे चलकर काली, चंडी, दुर्गा आदि के नाम से प्रसिद्ध हुई, जिनकी पूजा आज भी सारे भारतवर्ष में होती है। पशुपति शिव की पूजा। खुदाई में एक मोहर मिली जिस पर एक देवता का चित्र बना, चारों ओर से पशुओं से घिरा है, उनके 3 मुख, 2 सींग दिखाई पड़ते हैं। विद्वानों की राय है कि यह पशुपति शिव की मूर्ति है। इसमें ज्ञात होता है कि सिंधुवासी शिव जी की ही पूजा, यानी भी का मतलब ये हो जाता है सिर्फ उन्हीं की, और उनकी भी यानी उनकी भी और भी लोगों की पूजा, है ना। तो इस तरह से हो जाता है। प्रकृति की पूजा। तो खुदाई में एक ऐसी मुद्रा मिली जिस पर पीपल का वृक्ष
का चित्र इसमें सिद्ध होता है कि सिंधुवासी पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे। इसके अतिरिक्त ये लोग पशु, जल, अग्नि, सूर्य तथा नाग की पूजा करते थे। जनेंद्रियों की उपासना मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा की खुदाई से अनेक ऐसे पत्थर मिले जिन्हें लिंग तथा योनि के प्रतीक माना जाता है। इसमें सिद्ध होता है कि सिंधु में जनेंद्रियों की पूजा का रिवाज था। शिव धर्म के मानने वाले मंदिरों में योनि और लिंग की मूर्ति की स्थापना करके उनकी पूजा करते थे और आज तक विद्यमान है। आश्रम व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो आश्रम व्यवस्था आर्यों में व्यक्तिगत जीवन की जीवन को 4 भागों में बांटकर उन्हें वैज्ञानिक ढंग से व्यवस्थित करने का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया उसी को आश्रम व्यवस्था कहते हैं। आर्यों के 4 आश्रम अग्र प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? तो ब्रह्मचर्य आश्रम हो जाता है। इसमें क्या है, पहले चारों आश्रम देख लेते हैं, फिर उसके डिटेल में बात कर लेते हैं ना। तो ब्रह्मचर्य आश्रम हो जाता है और गृहस्थ आश्रम हो जाता है, वानप्रस्थ आश्रम हो जाता है और संन्यास आश्रम हो जाता है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्मचर्य आश्रम यज्ञोपवीत से 25 वर्ष की अवस्था तक होता है। इस काल में व्यक्ति गुरुकुल में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ विद्या अध्ययन द्वारा ज्ञानोपार्जन करता है। गृहस्थ आश्रम यह आश्रम 25 से 30 वर्ष की आयु तक चलता है। इस आश्रम में व्यक्ति विवाह करके संतान उत्पत्ति करता था और अपने पितरों का ऋण चुकाता था। इस आश्रम में दान करना, अतिथि सत्कार करना आदि उसके कार्य थे। वानप्रस्थ आश्रम यह आश्रम 50 से 75 वर्ष की आयु तक होता था। इस काल में व्यक्ति अपने गृह का भार अपने पुत्रों पर डालकर सामाजिक बंधनों को तोड़कर वन में जाकर मुनियों जैसा जीवन व्यतीत करता था। संन्यास आश्रम 25 वर्ष की उम्र के बाद व्यक्ति सन्यासी होकर वन को चला जाता था। इस अवस्था में एकाकी जीवन व्यतीत करता था तथा घूम घूम कर समाज की सेवा करता था। ठीक है, तो इस तरह से 4 आश्रम हो जाते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है इतिहास जानने के साधनों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे समझ लेते हैं अनैतिहासिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, महाकाव्य और पुराण, अर्थशास्त्र और ये सभी चीज़ें क्या हैं, इतिहास के स्रोतों को जानने के साधन हो जाते हैं। तो इसमें समझ लेते हैं अनैतिहासिक ग्रंथों के अंतर्गत भारत के अनेक प्राचीन धार्मिक ग्रंथ आते हैं। इन धार्मिक ग्रंथों में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख किया जाता है। ऐतिहासिक ग्रंथ कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें हमें ऐतिहासिक घटनाओं का पता चलता है। यथा महाकाव्य, रामायण और महाभारत ऐसे 2 महाकाव्य जो तत्कालीन सामाजिक एवं धार्मिक दशा पर काफ़ी प्रकाश डालते हैं। और रामायण से हमें हिंदुओं एवं यज्ञों और शकों के संघर्ष का पता चलता है। महाभारत से हमें ब्राह्मण धर्म की स्थिति ज्ञात होती है। इसके साथ ही सिथियन, यूनानी एवं बैट्रियन जातियों का भी पता चलता है। पुराण में भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। पुराणों की संख्या 18 है, परंतु इसमें केवल 5 पुराण मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्रह्मांड एवं भागवत ऐतिहासिक दृष्टि से विशेष महत्व रखते हैं। शेष में अधिकतर देवी देवताओं की कथाएं जो काल क्रम में दृष्टिकोण से निर्यात को भ्रम सूचक हैं। अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र तथा पतंजलि के महाभाष्य ग्रंथों का विशेष महत्व है क्योंकि ये भारत के काल क्रम में उद्वेलित सागर में लंगर का काम देते हैं। इसमें प्राप्त सूचनाएं अधिक विश्वसनीय है। और इसके बाद हर्षचरित्र, राजतरंगिणी, दीपवंश एवं महावंश ये सभी हो जाते हैं और भी इस पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा और अगर सेशन अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, ऑर्डर नहीं कर सकते हैं। तो रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें क्योंकि कोई भी ऐसा वर्क ना करें जिससे आपको 2 ईयर से ज़्यादा टाइम लगे, है ना, अपना 4 सेमेस्टर कंप्लीट करने में 2 ईयर से ज़्यादा टाइम लगे। क्योंकि जब हम क्या करते हैं, हम चीज़ों को अच्छे से समझते हैं, अच्छे से सीखते हैं, मन लगा के पढ़ते हैं क्योंकि करना वही है। क्योंकि अगर आपने 2 ईयर्स के ना निकाला और उसके बाद एक सेमेस्टर में कुछ ऊपर नीचे हो गया मामला तो आपका 3 ईयर्स में हो जाता है। तो यानी टाइम बढ़ता जाता है और मेहनत, जब आप मेहनत करेंगे तभी आपको कामयाबी मिलेगी। तो क्यों ना हम पहले ही मेहनत कर ले जाएं, है ना, बाद के लिए तो हम रखें ही ना। तो फ्रेंड्स, इतना बोलेंगे, ज़्यादा नहीं कहेंगे, वरना कहेंगे मैम बहुत ज़्यादा समझा देती हैं। तो और लेकिन हमारा काम भी समझाना है, ठीक है ना, क्योंकि गाइड करना हमारा काम है। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।